तो याद रखना धीरे धीरे बेटा कट ऑफ पहले 500 525 पे कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाता था, धीरे धीरे 550 हो गए, 650 हो गए। अब बेटा 600 भी सेफ नहीं रहेगा। 600 से नीचे बेटा कॉलेज मिलने के चांसेस जनरल कैटेगरी में बहुत ही मुश्किल है। इसी बार मुश्किल होगा, अगले बार का तो पता नहीं, लेकिन इस बार ही 600 मार्क्स पे कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगले बार और कट ऑफ प्लस में जाएगा। ये अगले 3 सालों तक ऐसा रहेगा, उसके बाद में पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा। याद रखना अगले बार तुम लोग सेफ हो, तुम्हारे लिए एकदम क्लियर है, अगले बार पेपर इजी रहेगा और कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। अगले बार पेपर टफ नहीं बनाने वाले। 2-3 सालों के बाद में जैसे जेई का पेपर बनता है ना, थोड़ा एडवांस लेवल वाला, तब वो पेपर थोड़ा टफ करेंगे, नॉलेज बेस करेंगे। इस बार कोई नॉलेज बेस नहीं था, सारे बेटा फर्जी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आसानी से बनने वाले थे। जो नहीं बनते वो आपकी गलती थी, ठीक है। जब जो नहीं बनते बेटा वो आपकी गलती थी। क्वेश्चन इस बार भी अगले बार इजी आएगा, बस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी सेम काम कीजिएगा, सेम काम जैसे आप बायो पे कर रहे हैं, तो मेन वही है। मैं बार बार बोलता हूं कि बायो तो चलो बन ही जाएगा, मेन फिजिक्स जितना बेटर होगा मार्क्स उतने आने के, क्वालिफाई होने के चांसेस उतना ज्यादा है। और मैंने पढ़ाने का तो तरीका तुम्हें बता ही दिया है अपना बेटा। 24 घंटे का ऐसा एक ये बना लो बार, ठीक है। और ये बेटा तुम्हारा सुबह से 24 घंटे का टाइम होता है, कितना टाइम तुम्हें देना है वो तुम्हें मालूम है। कोई बच्चों तो हो नहीं कि बेटा तुम्हें सुबह में उठा के बताया जाएगा क्या करना है। जैसे एग्जैक्टली हम लोग कर करे 3:30 से 5 बेटा ये हमारा टाइम है, ये बायो का हो गया, ये बी फॉर द बायो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से बेटा तुम्हें सुबह से लेकर के कितने बजे उठ जाते होगे? 7 बजे, 7 बजे उठ जाना चाहिए। 7 से 3:30 तक बेटा ये जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अपना मेन सब्जेक्ट बेटा यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे वर्कआउट कीजिए। ये P+C पे काम कीजिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे। बायो मत छोड़िए, बायो को टच मत कीजिए। 3:30 से 5 तक आप बायो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बायो के लिए 1 घंटा और एक्स्ट्रा रख लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। क्लासेस कीजिए 1.5 घंटे की, उसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए 1 घंटे का और आप वक्त ले लीजिए, इनफ है। इसके अलावा बायो पे कोई काम नहीं करना है, यानी फिर से तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम मिलता है, यहां मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम, और यहां पास तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम मिलता है, ठीक है। तो तुम्हें जैसा लगता है कि कैसे तुम्हें डिजाइन करना चाहिए तुम पर डिपेंड करता है। ये तुम पे डिपेंड करता है कि कहां पास कितना एडजस्ट करना है, कहां पास क्या करना है बेटा, इसमें अपना सोच लीजिए। सिंपल सा तो कहानी है। यूनिलैटरल सोच रखिए, सोच बेटा जितना पॉजिटिव रखिएगा क्वालिफाई होने के चांसेस उतना ज्यादा है। तो कोई ज्यादा बहुत सारे बच्चे की कम मार्क्स आ गए, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, क्या ये सब बेकार की बातें है। जितना पॉजिटिव थिंकिंग से आप जाइएगा एग्जाम उतना बेटर जाएगा, ठीक है। मेन चीज कॉन्फिडेंस का ही खेल होता है। पेपर तो आसान होते, पेपर आसान होते, मेन कॉन्फिडेंस का खेल है। कॉन्फिडेंस कितना आप में है यही बच्चा आपको पता चलेगा एग्जाम के दिन ना। तो डरिए मत, डर से कुछ नहीं होने वाला। चलो अब हम लोग बैक टू टॉपिक पे आ जाए। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में थोड़ा सा बता देता हूं कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस कि क्या करना चाहिए एग्जाम के लिए। चलो ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पे वापस से आ जाते। मिनरल न्यूट्रिशन में एक बच्चा टॉपिक सभी को डिफिकल्ट लगता है, जिसका नाम है बेटा फेट ऑफ अमोनिया। क्यों लगता है मैं बताता हूं। फेट ऑफ अमोनिया एनसीईआरटी में एक टॉपिक गिवन है और ये बच्चों को टफ लगता है, इसका रीजन बता देता हूं। सबका रीजन तो है ना, फेट ऑफ अमोनिया टफ क्यों लगता है। बिकॉज ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेटा दे आर द 100% रिलेटेड टू द बायोमोलिक्यूल्स। मैं नहीं कुछ कर सकता, ये पूरा टॉपिक बेटा बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। बोले सर कैसे। बायोमोलिक्यूल्स में बेटा आपको कुछ एमाइनो एसिड के बारे में सिखाया जाएगा, मैं भी सिखाऊंगा, आपने भी कुछ थोड़ा बहुत सीखा है। आपको बेटा वहां एमाइनो एसिड के बारे में सिखाया जाता है, एमाइनो एसिड कैसे बनता है, एमाइनो एसिड के बेसिक एक एमाइनो एसिड के अंदर क्या पाए जाते हैं। तो ये आज काम आने वाला है। तो कभी भी आपको पूछा जाए कि एमाइनो एसिड होता क्या है सर, कुछ मत बोलिए, कार्बन लिख दीजिए। और कार्बन बेटा इतना मुझे याद है बचपन में पढ़ाया जाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बचपन में बेटा। क्लास 9th में मुझे सिखाया गया था
कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 में बेटा एक तरफ हाइड्रोजन को एडजस्ट कर दीजिए, एक तरफ बेटा एमाइनो एसिड है, एक तरफ एमाइन ग्रुप को एडजस्ट कर दीजिए, एमाइन NH2, और एक तरफ बेटा एसिड ग्रुप को अटैच कर दीजिए, एक तरफ एमाइन एक तरफ एसिड ग्रुप को अटैच कर दीजिए। ठीक है, कभी कभी बेटा ये NH2 के जगह पे अमोनियम आयन मिल जाएगा, NH3 प्लस लिखा रहेगा, डरिएगा मत, आयन के फॉर्म में होता है, कोई भी चीज बेटा आयन के फॉर्म में ही होता है। और COH नहीं मिलेगा बेटा, CO माइनस मिलेगा, COH नहीं मिलेगा, यहां पर CO माइनस मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना, कभी बेटा सोचना नहीं क्या हो गया सर, ये तो समझ में नहीं आया, टेंशन फ्री रहिए। और एमाइनो एसिड में बेटा ये 3 चीज तो फिक्स होते हैं, 1, 2 और 3, चौथा वेरी करता है, जिसे आप R कहते हो। R कुछ भी हो सकता है, इसी R के वेरिएशन से 20 तरह के एमाइनो एसिड पाए जाते हैं। आज काम आएगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूं, 20 टाइप्स के एमाइनो एसिड बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ R। ठीक है, सबसे सिंपल बेटा R के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, सबसे सिंपल बेटा R के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, H लिख सकते हो, इससे सिंपल और कुछ तो नहीं बन सकता। तो इसी का नाम ग्लाइसिन हो जाता है, कभी CH3 दे दीजिएगा, एलानीन हो जाएगा, कभी चेंज कर दिए कुछ बेटा ठीक है, ल्यूसीन हो जाएगा, सेरीन हो जाएगा, चेंजेस करते जाइए बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, फेट ऑफ अमोनिया क्या कहता है कि प्लांट के अंदर बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। अब ध्यान से सीखो, प्लांट ने बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, ये बेटा N2 बड़ा मुश्किल से बैक्टीरिया के हेल्प से, हाथ पैर पड़ा बैक्टीरिया भाई साहब मेरा कुछ काम करो, N2 को तोड़ो और अमोनिया में कन्वर्ट कर दो। बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर ले बेटा, खुश हो गया, बोले हाँ एकदम खुश है, अमोनिया बन गया बेटा ना। बैक्टीरिया के हेल्प से उसने N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा और बेटा अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन यही, N2 से अमोनिया बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, प्लांट के अंदर आ गया, राइजोबियम ने बना के दे दिया। लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहती है बेटा एट फिजियोलॉजिकल पीएच, यानी कि प्लांट के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उसका जो पीएच है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया बेटा प्रोटोनेटेड हो जाएगा, यानी उसमें एक प्रोटॉन अटैच हो जाएगा और NH4+ फॉर्म में आ जाएगा। एक प्रोटॉन को अटैच कर दीजिए, H+ को अटैच कर दीजिए, तो NH3 और एक प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, सिंपल, इतना तो आता है केमिस्ट्री मुझे भी, H+ डाल दीजिए और वो क्या हो जाएगा, NH4+ हो जाएगा। NH4 बेटा बहुत ही टॉक्सिक है, ज्यादा देर के लिए रख नहीं सकते, बनाओ ठीक है अच्छी बात है, लेकिन बेटा ज्यादा आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, सेल के अंदर में भरे जा रहे नहीं बेटा, इट इज अ टॉक्सिक, एनसीईआरटी का वर्ड है। जो अमोनियम आयन है वो टॉक्सिक, इसे जल्द से जल्द हटाओ। आप इसे बेटा रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते कि बेटा चलो कल यूज कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, स्टोर नहीं कर सकते। इसका जल्द से जल्द बेटा अमोनियम आयन को कुछ इंतजाम करो, सिंपल बेटा। आइसक्रीम, आइसक्रीम का नाम सुना है, आइसक्रीम बेटा पापा ने लेते आया, पापा ने बेटा आइसक्रीम लाया, अब मुंह थोड़ी ताकोगे, आइसक्रीम तो लाके रख दिया, बेटा पिघल जाएगा। आइसक्रीम मैं लाके रख दूं, गर्मी का टाइम है, और छोड़ दूं, पिघल जाएगा, तो क्या करोगे? बोले सर 2 काम करेंगे, या तो खा जाएंगे या तो फ्रिज में रख देंगे, 2 ही काम करोगे ना। पापा ने बेटा आइसक्रीम लाया और ये बेटा पिघल जाएगा गर्मी का टाइम, या तो बेटा फटाफट आइसक्रीम खा लो, और एक्स्ट्रा हो गया है तो फ्रिज में रख दो, बाद में खा लेंगे। सेम बेटा प्लांट के अंदर में अमोनियम आयन आ गया, टॉक्सिक है, तो प्लांट बेटा इस अमोनियम आयन को यूज करेगा एमाइनो एसिड बनाने में, ए मतलब एमाइनो एसिड बनाने में, प्लांट अमाइनो एसिड बनाने में यूज करेगा। लेकिन सर ऑलरेडी एमाइनो एसिड ज्यादा होंगे तो 100 आया अमोनियम आयन, तुमने बना लिया एमाइनो एसिड। बोले सर एमाइनो एसिड तो जरूरत से ज्यादा हो गया सर, क्यों बनाएगा? बोले नहीं बनेगा। अगर एमाइनो एसिड अब नहीं बना सकते, एक्सेस अमाउंट में एमाइनो एसिड बन चुका है पहले से, और जितना बनाना था बना लिया, तो आप बच्चा एमाइड बनाने पे ध्यान कर। तो पहला काम या तो एमाइनो एसिड बनाना, या तो बेटा एमाइड फॉर्मेशन पे काम करना। तो पहला काम होगा एमाइनो एसिड बनाओ। अगर सेल के अंदर में ऑलरेडी एमाइनो एसिड ज्यादा अमाउंट में है,
तो क्या करोगे, एमाइनो एसिड तो बना नहीं सकते, तो अब सेकेंड प्रोसेस की तरफ चल जाना, एमाइड फॉर्मेशन पे। बोले सर एमाइनो एसिड बन जाएगा अपने आप? अपने आप कहां से बन जाए? एमाइनो एसिड बनाने के पास बेटा दो तरीके, प्लांट के पास में एमाइनो एसिड बनाने का बेटा दो तरीका है। तरीका नंबर वन है बच्चा रिडक्टिव एमिनेशन। तरीका नंबर वन है रिडक्टिव एमिनेशन। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, महाबेवकूफ बच्चा भी है, दुनिया में उसे कुछ नहीं आता है बेटा, कुछ नहीं आता है, साइंस के नाम पे वो धब्बा है, फिर भी वो सोच सकता है रिडक्टिव मतलब रिडक्शन, रिडक्टिव का मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ना, और एमिनेशन मतलब एमाइन ग्रुप का जुड़ना। कौन सी बड़ी बात है? एमाइनो एसिड कैसे बनेगा बेटा? रिडक्टिव, रिडक्टिव मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन जोड़ देंगे और उसमें एमाइन ग्रुप जोड़ देंगे, रिडक्टिव एमिनेशन, बन गए एमाइनो एसिड। और दूसरा एक तरीका है ट्रांस एमिनेशन। दूसरा एक तरीका है बच्चा ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन तो जो बच्चे लेट से आए उनके लिए बेटा मैं फटाफट एक बार रिपीट कर देता हूं, तो आगे में कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा ना। तो जो बच्चे लेट से आए 1 मिनट में मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि प्लांट ने बेटा बैक्टीरिया के हेल्प से N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा और उसे अमोनिया में NH3 में कन्वर्ट कर लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके बैक्टीरिया ने हैंड ओवर कर दिया, राइजोबियम ने दे दिया ले। लेकिन एनसीईआरटी कहती है बच्चा कि जो अमोनिया है एट फिजियोलॉजिकल पीएच, जो वहां का पीएच है, उस पीएच पे क्या करेगा, वो प्रोटॉन को H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन में NH4+ में, अमोनियम आयन के फॉर्म में आ जाएगा। आपको मालूम है कोई भी चीज बेटा आयन के फॉर्म में ही होता है, बोले ठीक। ये NH4+ बेटा एनसीईआरटी कहता है ज्यादा देर के लिए स्टोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द टॉक्सिक, वो टॉक्सिक नेचर का, जहरीला है, नहीं रख सकते आप। तो आपके पास में बेटा इस अमोनियम आयन को दो काम करना पड़ेगा। इस अमोनियम आयन को लेकर के या तो आप एमाइनो एसिड बना लीजिए, लेकिन अगर सेल में ऑलरेडी एमाइनो एसिड का अमाउंट ज्यादा है तो एमाइनो एसिड बनाइएगा क्यों, फायदा क्या है? तो आप बच्चा एमाइड बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एमाइड बना लीजिए। एमाइड बनाने के प्रोसेस को मैं एमिडेशन कहूंगा, ठीक है। एमाइड बना करके बेटा हम लोग जाइलम में डाल देंगे, ये रूट में हो रहा है, जाइलम में डालेंगे, ऊपर जाएगा लीफ में, फ्रूट में, जहां जाना है बेटा जा, एमाइड बना करके भेज देंगे ना। लेकिन सर सेल में एमाइनो एसिड नहीं है तो एमाइनो एसिड बना दो। कैसे बनाएंगे सर? दो तरीके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्शन प्लस एमाइन ग्रुप को जोड़ देंगे, रिडक्टिव एमिनेशन हो जाएगा। दूसरा तरीका बेटा ट्रांस एमिनेशन। ट्रांसफर देखो नहीं भी आता है ना तो थोड़ा तोड़ ताड़ के तो पढ़ लो। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, ट्रांस एमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ एमाइन ग्रुप कर देंगे, तो नाम में तो लिखा है ट्रांस एमिनेशन, ठीक। तो हम लोग फटाफट बेटा पहला अपना निपटा दे, रिडक्टिव एमिनेशन कैसे होगा सर, फिर पढ़ेंगे ट्रांस एमिनेशन कैसे होगा, एमाइनो एसिड बनाने का तरीका सीख ले, ठीक है, फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो देखो नाम में लिखा है एनसीईआरटी, अगर आप खोल लेंगे, अगर मेरे पास में भी एनसीईआरटी मैं भी देखता हूं, आप भी खोल लीजिए बच्चा, पेज नंबर बताइए मुझे, सेम लाइन एकदम एनसीईआरटी का मैंने यूज किया, कोई डिफिकल्ट लाइन नहीं है, एकदम सिंपल सा लाइन मैंने यूज किया। और एनसीईआरटी में कौन से पेज पे गिवन है? 204 पे, 204 पे, बोले ठीक है सर। सर ये रिडक्टिव एमिनेशन क्या है? रिडक्टिव एमिनेशन क्या है? तो बोले कुछ नहीं है यार, एमाइनो एसिड बनाने का तरीका है रिडक्टिव एमिनेशन। 1 मिनट, ठीक है, ये एमाइनो एसिड बनाने का तरीका है। ठीक है, कैसे बनाएंगे रिडक्टिव एमिनेशन, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपके पास में एक एसिड होता है जिसे कहते हैं बेटा कीटो एसिड, कीटो एसिड, जिसमें कीटोन ग्रुप भी हो, एसिड ग्रुप भी हो, तो क्या कहेंगे हम लोग? अरे जयंत बाहर करूंगा अभी तुझे, ठीक है,
क्या नाम दिया बेटा? कीटो एसिड। उस एसिड में कीटोन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। बोले सर कैसा होता है कीटो एसिड? मेरा केमिस्ट्री थोड़ा कमजोर है, बोलते हो ना बेटा कमजोर है, तो कमजोर है तो चलेगा बेटा, R1 C डबल बॉन्ड O और COH। देखो ना इसमें कीटो और एसिड ग्रुप नहीं दिख रहा है, मुझे उतना केमिस्ट्री नहीं आता बेटा, थोड़ा बहुत आता है। कीटो ग्रुप मिल गया, एसिड ग्रुप मिल गया, तो कीटो एसिड कह देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो प्लांट के अंदर में मेनली जो कीटो एसिड होता है वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इसका फिगर बनाऊंगा, टेंशन मत लो। मेनली क्या होता है बेटा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तुम याद रखो कीटो एसिड क्या होता है? जिसमें कीटोन भी हो एसिड भी हो, अल्फा कीटो ग्लूटारिक। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या पड़ा बेटा? रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन लाओगे? बोले हाँ लाएंगे। कहां से लाओगे हाइड्रोजन? तो यहां से पकड़ लेंगे NADPH को, ये बोलेगा बेटा तुम दे हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन डाल इसमें। बोले ठीक है डाल देता हूं, तो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन का डालना रिडक्शन। अब पकड़ के लाएंगे बेटा जो आपका टॉक्सिक वाला घूम रहा था, कौन? NH4+, NH4+। आ गया। एनसीईआरटी में यही फिगर है ना, एनसीईआरटी में यही फिगर है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अमोनियम आयन, NADPH। अब बोले सर करेगा कौन? अरे कोई करेगा, अभी भाड़ में जाओ, कोई करेगा, उसे क्या मतलब बेटा, एंजाइम होगा। लेकिन लास्ट में बेटा अब बना दोगे एक एमाइनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। मैं फिगर बनाऊंगा, टेंशन मत लो, ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन दे दिया तो क्या बन जाएगा? NADP+। तो एंजाइम का नाम केवल याद रखना है बेटा, एंजाइम का नाम याद रखिए ना। क्या नाम दिया? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। यहां पास का जो एंजाइम है वो हो गया बेटा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। सबस्ट्रेट के नाम पे एंजाइम का नाम पड़ता है। बोले ठीक है सर हो गया, ग्लूटामिक एसिड बनाया हाइड्रोजन को जोड़ करके, इसलिए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। तो मेन एमाइनो एसिड बेटा ग्लूटामिक एसिड ही बनता है। रिडक्टिव एमिनेशन से कौन सा एमाइनो एसिड बनता है? ग्लूटामिक एसिड। बना दिया ग्लूटामिक एसिड, हाँ, हजारों के अमाउंट में ग्लूटामिक एसिड बन के तैयार, रेडी हो गया। जो भी एमाइन ग्रुप आ रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में जुटा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड मेन एमाइनो एसिड। एनसीईआरटी लिखता है बेटा मेन एमाइनो एसिड क्या बना? ग्लूटामिक एसिड। बोले सर अब क्या होगा? अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो बेटा, ग्लूटामिक एसिड बन गया हजारों की क्वांटिटी में। बोले सर केवल ग्लूटामिक एसिड बनेगा, वो सब ग्लाइसिन एलानिन क्या क्या होता है सर वो सब नहीं बनेगा? अब बनेगा। अब इस अल्फा कीटो अब बेटा ग्लूटामिक एसिड को बुलाया गया, ए आ जा ग्लूटामिक एसिड। बोले ठीक आता हूं, आ गया ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ग्लूटामिक एसिड है। उसे बोला गया कि देख यहां पास बहुत सारा कीटो एसिड घूम रहे हैं, यहां बहुत सारे कीटो एसिड घूम रहे हैं। बोले कौन सा कीटो एसिड है? तो जैसे यहां पास बेटा कोई कीटो एसिड है, जैसे मान लेते बेटा कोई बहुत सारे कीटो एसिड है, जो तुम्हारा पायरुविक एसिड है ना वो भी कीटो एसिड है। एक नाम सुनते बेटा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो भी बेटा कीटो एसिड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने बेटा ग्लूटामिक एसिड को बनाने का तरीका बताया। बोले सर कैसे? ये तो ग्लूटामिक एसिड सर एक एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड है, और ये सर कीटो एसिड है। चलो बना दे तो एक सिंपल सा फिगर। एनसीईआरटी ने बेटा ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए एक फिगर बनाया R1C। एमाइनो एसिड का क्या फिगर होता है? COO-, एक तरफ बेटा H और एक तरफ NH3+। ये बेटा ग्लूटामिक एसिड है, ज्यादा डिटेल उटेल में मत जाइए, ग्लूटामिक एसिड यही बनाया एनसीईआरटी ने। आर होगा कुछ, आर अभी रख देंगे पता चल जाएगा। और ये बेटा आपका है कीटो एसिड। कीटो एसिड तो बहुत आसान है, R2 कीटो ग्रुप डाल दो, C डबल बॉन्ड O COH, ये बेटा कीटो एसिड है। ये हरा वाला कीटो एसिड और ये उजला वाला बेटा व्हाइट वाला जो है ये एमाइनो एसिड है। बस कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए बेटा, नाम पे जाइए। पहले नाम में लिखा है ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन मतलब सर एमाइन ग्रुप को पकड़िए
दिख रहा है एमाइन ग्रुप? बोले हाँ। पकड़ करके बेटा यहां पास लेते आइए, ट्रांसफर ऑफ एमाइन ग्रुप। कीटो एसिड को यहां लेते आइए उल्टा, और एमाइन ग्रुप को बेटा ट्रांसफर कर दीजिए यहां। नाम हो गया ना ट्रांस एमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ एमाइन ग्रुप फ्रॉम एमाइनो एसिड टू द कीटो एसिड। कौन सा एमाइनो एसिड है? तो बोले सर ग्लूटामिक एसिड है। मेन कौन लिए बेटा? एमाइनो एसिड कौन है? ग्लूटामिक एसिड। तो उसने अपना एमाइन ग्रुप निकाला और बेटा कीटो एसिड को दे दी। अब कीटो एसिड बेटा खुश हो गया, अरे फ्री फोकट का मुझे मिल गया बेटा, फ्री फोकट का मुझे मिल गया एमाइन ग्रुप, तो खुश हो गया। और ये बेटा खुश होकर के देखिए ग्रीन वाला बनाया बेटा R2, खुश हो गया। देखो ना इसे क्या मिला है, उसे मिला है एमाइन ग्रुप, इधर से मिला NH3 प्लस NH2 प्लस, ठीक है NH3 प्लस अमोनियम आयन, और इधर आ गया H। बन गया बेटा ये ग्रीन वाला कीटो एसिड से बन गया एमाइनो एसिड। और पहले वाला बेचारा जो ग्लूटामिक एसिड था, जो मेन एमाइनो एसिड था, वो बेटा अब किस में कन्वर्ट हो गया? R1 C डबल बॉन्ड O CO माइनस। ये बेटा खुद कन्वर्ट हो गया कीटो एसिड में। तो इसी तरह से बेटा इसी प्रोसेस से बाकी एमाइनो एसिड बनते। कहानी एक लाइन में मैं क्लियर कर दे रहा हूं, एक लाइन में क्लियर कर दे रहा हूं। रिडक्टिव एमिनेशन से बना बेटा ग्लूटामिक एसिड, जी ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड की जिम्मेदारी है कि सेल में बेटा बहुत तरह के 18 तरह के कौन है बेटा? कीटो एसिड है। कीटो एसिड के पास जो अपना एमाइन ग्रुप दे दो, वो कीटो एसिड नए एमाइन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट? एलानिन में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट? एस्पार्टिक एसिड में। कोई बेटा एलानिन में, कोई बेटा वैलिन में, कोई बेटा ग्लाइसिन में, कोई बेटा सेरीन में। तो ये ग्लूटामिक एसिड अपना एमाइन ग्रुप डोनेट करते जाएगा कीटो एसिड में, और वो लोग नए एमाइन एसिड का फॉर्मेशन करते जाएंगे। और ये बेचारा इसका एमाइन ग्रुप चला गया, तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया? कीटो एसिड में। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। तो जो 20 तरह के एमाइनो एसिड बन रहे हैं सेल में, वो कैसे बनते? पहले ग्लूटामिक एसिड बना, अब ग्लूटामिक एसिड एमाइन ग्रुप फेंक फेंक के दे रहा है, दूसरा को दे रहा है, तू ले ले एलानिन, तू ले ले एस्पार्टिक एसिड, तू ले ले भाई सेरीन बन गए, तू ले ले लाइसिन बन गए। अब ये सबको बांटते रहेगा और बाकी एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होते जाएगा, होते जाएगा। बोले सर ढेर सारे एमाइनो एसिड बन गए तो? हाँ ये प्रॉब्लम। सर खूब सारे एमाइनो एसिड बन गए तो क्या करेंगे सर? तो बोले ये प्रॉब्लम है। अब एमाइनो एसिड का नंबर जरूरत से ज्यादा हो गया, तब क्या करेंगे सर? तब क्या करेंगे? अमोनियम आयन तो बेटा टॉक्सिक है, अमोनियम आयन तो टॉक्सिक है, और इसे अब आप एमाइनो एसिड बनाने में यूज नहीं कर सकते। तो बोलेंगे सर अब करेंगे क्या? तो सबसे अच्छा तरीका है बेटा एमाइड बना दीजिए। क्या बना दीजिए बेटा? एमाइड बना दीजिए। बोले ये क्या चक्कर है सर, ये एमाइड कैसे बनता है? बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये ग्लूटामिक एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड। अभी फिगर बनाऊंगा ग्लूटामिक एसिड का, ये ग्लूटामिक एसिड है, ठीक। याद रखना बेटा ग्लूटामिक एसिड के अंदर होते 5 कार्बन, और नाइट्रोजन बेटा होता है 1। बोले ठीक। ग्लूटामिक एसिड में जबरदस्ती बेटा आप NH4 डाल दीजिए, अमोनियम आयन इसमें बेटा एडजस्ट कर दीजिए, और ग्लूटामिक एसिड बेटा अब कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामीन में। यही बन गया बेटा एमाइड। किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूटामीन में। यही बेटा बन गया एमाइड। कितने कार्बन? कार्बन तो सेम 5, नाइट्रोजन का नंबर बेटा 2 हो गए, 2 हो गए। यही बेटा ग्लूटामीन है, वो एमाइड है, एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड। इसी तरह से इसका छोटा भाई बेटा, बड़ा भाई नहीं छोटा भाई, उसका नाम है स्पार्टिक एसिड। ध्यान से सुनना, उसका क्या नाम है बेटा? स्पार्टिक एसिड। बस याद रखना यहां 5 कार्बन लिखा था, 4 कार्बन लिख दो। नाइट्रोजन कितना है? 1। अमोनियम आयन ज्यादा अमाउंट में था, अमोनियम आयन डाल दो, NH4 प्लस डाल दो। स्पार्टिक एसिड क्या करेगा? एक और को पकड़ लेगा और बन जाएगा बेटा स्पैराजीन। क्या बन जाएगा बेटा? स्पैराजीन। स्पैराजीन कितने कार्बन? बोले सर 4 कार्बन। नाइट्रोजन कितना बेटा? 2। अब बताइए
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नाइट्रोजन रिच कौन है, नाइट्रोजन रिच कौन है, तो बोलेंगे सर स्पाराजीन है या बेटा स्पार्टिक एसिड है। सोचिए, बोले सर स्पार्टिक एसिड में तो एक नाइट्रोजन है, यहाँ बेटा 2 नाइट्रोजन है, तो ज्यादा बेटर कौन है, एमाइड वाला बेटा बेटर है। अब एमाइड को बोला जाएगा चल अब एमाइड बना दिया, 2 नाइट्रोजन है तुम लोगों में, चलो। बोले कहां, जाइलम नाम के टिश्यू का नाम सुने हो, बोले हाँ, जाइलम में बैठ जाओ तुम लोग, एमाइड ग्लूटामीन स्पाराजीन बैठ जाओ, और ट्रांसपिरेशन पुल से ऊपर बेटा खींच करके लीफ में स्टेम में पहुंच जाना ना। तो जो नाइट्रोजन है जाइलम में किस फॉर्म में जा रहा है, एमाइड के फॉर्म में, जो बेटा ऑर्गेनिक है, जो कैसा है ऑर्गेनिक फॉर्म का नाइट्रोजन है। जबकि हमारे दिमाग में क्या है, जाइलम से तो इनऑर्गेनिक जाता है, नाइट्रेट वेट्रेट जाता नहीं। एनसीईआरटी का लाइन है नाइट्रोजन मेनली बेटा जो ऊपर चढ़ता है ट्रांसपिरेशन पुल से जाइलम से ऊपर चढ़ता है, वो इनऑर्गेनिक नहीं रहता, वो ऑर्गेनिक रहता है, मेनली एमाइड के फॉर्म में रहता है। बोले सर वहां जाके क्या करेगा, वहां जाकर के अपने नाइट्रोजन फेंक देगा। लो बेटा आप करो तुम लोग जो कमाल करना है, तुम्हें नाइट्रोजन चाहिए मैं दे रहा हूं। अब वहां बेटा रिडक्टिव एमिनेशन करना है, कर ग्लूटामिक एसिड बनाओ, फिर बेटा ट्रांस एमिनेशन कराते जाएगा, ऊपर में अभी अमीनो एसिड बनेगा। तो मेरे में से एकदम क्लियर कहानी, एकदम बेटा क्लियर कहानी है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। फिर भी बच्चा आपको कोई डाउट ना हो और हम बायोमोलिक्यूल से रिलेट कर दे, इसलिए मैं एक फिगर बना देता हूं, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना के बैठा। बोले सर क्या, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा सेल के अंदर में था अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। मैं बार बार इसका नाम जानते हो क्यों लेता हूं, क्योंकि बेटा अभी अगले क्लास में हम लोग शायद रिस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, तो रिस्पिरेशन में बेटा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड नाम आएगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, क्रेब्स साइकिल का एक क्रेब्स साइकिल वर्ड आएगा, इस क्रेब्स साइकिल में बेटा एक 10 स्टेप होंगे, 10 सबस्टेट बनेंगे, उनमें से केवल और केवल बेटा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है, वो 5 कार्बन का होता है। पूरे क्रेब्स साइकिल के दौरान में जो 10 बेटा प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनमें से एकमात्र एक होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन का होता है। बोले ठीक है। नाइट्रोजन कितना है सर, बोले लड्डू, लड्डू नाइट्रोजन है, कोई नाइट्रोजन नहीं। बोले नहीं है सर, कीटो एसिड है बेटा, नाइट्रोजन नहीं होते। अब रिडक्टिव एमिनेशन के नाम पे बेटा जबरदस्ती तुमने इसमें एमाइन ग्रुप डाल दिया, NH4 डाल दिया। रिडक्टिव एमिनेशन याद आ रहा है, बोले जबरदस्ती नाइट्रोजन डालो, अमोनियम आयन डालो, तो ये बेचारा कन्वर्ट हो गया ग्लूटामिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामिक एसिड में। अब बेटा थोड़ा दिमाग खोल करके बताओ ना, दिमाग खोल करके थोड़ा बताओ कि ग्लूटामिक एसिड के अंदर कितने कार्बन, बोले सर 5। नाइट्रोजन कितने बेटा, एक नाइट्रोजन हो गया। अब इस ग्लूटामिक एसिड को बोला बेटा बांटते जाओ, सबको बांटो, बाकी कीटो एसिड भी है, तुम्हें बना दिया हूं ना, अब बेटा तुम बांटो सभी को, तुम बेटा बनाओ ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, बाकी एमाइनो एसिड तुम बनाओ। बोले कैसे बनाएंगे, ट्रांस एमिनेशन करो, अपना एमाइनो ग्रुप फेंक दो, पकड़ लेगा, नया एमाइनो एसिड बनेगा। बोले सर बना लिया, थक गए, बना लिए, जितना बनाना था बना लिए, अब अमोनियम आयन और ज्यादा हो गया, क्या करें। तो ऐसा करो कि बेटा अमोनियम आयन को फिर से पकड़ लो, फिर से बेटा अमोनियम आयन को पिक कर लो। बोले सर क्या बनाओगे अब बन जाएगा बच्चा ग्लूटामीन, ग्लूटामीन ये बन गया बेटा ग्लूटामीन। आ गया समझ में। तो ग्लूटामीन बेटा कितने कार्बन, 5, नाइट्रोजन कितना, 2। तो यही तो क्वेश्चन आता है, इनका नाइट्रोजन रेशियो बेटा यहां ज्यादा होगा। बोले एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, देख लीजिए ज्यादा नाइट्रोजन रिच है, इसलिए इसे भेज दिया जाएगा, जा बेटा जाइलम में बैठ, ऊपर जा, ऊपर में अब सबको बांटते रहना, ऊपर में बांटते रहना, जो मांगेगा उसको दे देना। हम जाएंगे तो क्या फायदा है, ठीक है। लेकिन बच्चे लोग मैं इसका एक फिगर बना देता हूं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको फिगर बना देता हूं।
चलो फिगर मैं बना देता हूं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का। देखो नाम में लिखा है ना कीटो एसिड। केमिस्ट्री ना भी आता होगा बेटा, इतना तो सोचना बेटा, कीटो एसिड बनाना है तो पहले होगा C डबल बॉन्ड O कीटो और COH, ये हो गया बेटा कीटो एसिड। इतना तो लिख सकते हो ना। अगर बेटा एकदम ना है कीटो एसिड तो लिख सकते हो कीटो एसिड। कितने कार्बन इसमें? 5। तो 2 कार्बन तो तुमने लिख दिया, तीसरा कार्बन CH2, चौथा कार्बन CH2 और पांचवा कार्बन COH। यही बेटा कीटो एसिड। दिक्कत नहीं है। कीटो एसिड कैसे आपको पहचाना? देखो बेटा कीटो ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, कीटो एसिड। अब बोलेंगे इसमें जबरदस्ती एक अमोनियम आयन डालेंगे, चलो ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन करते हैं। तो रिडक्टिव एमिनेशन के नाम पे क्या होता है फिर से बता दूं, ये वाला बेटा खींच करके निकालो, कीटो एसिड को, कीटो ग्रुप को निकाल दो और वहां एमाइन ग्रुप को एडजस्ट कर दो। कहानी सिंपल, देख लो कहानी बेटा सिंपल। COH COH छाप दो, CH2 जो तुम लोग छापने में माहिर हो, CH2 CH2, कीटो को बेटा निकालो वहां से, खींचो और वहां बेटा खींच करके, बाकी COH को छेड़छाड़ मत करो, इसको छेड़छाड़ मत करो, कीटो ग्रुप को निकालो और यहां पर बेटा आप डाल दो NH2 और कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा तो इधर H डाल दीजिए। हो गया बेटा ग्लूटामिक एसिड का फिगर क्लियर। लाइफ में कभी गड़बड़ मत कीजिएगा बेटा, ये ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। बोले सर ग्लूटामिक एसिड समझ में, ग्लूटामिन नहीं आता है। एनसीईआरटी का वर्ड देखिए, एनसीईआरटी का वर्ड देखिए बेटा, ग्लूटामिन भी सिखा देता हूं। कुछ नहीं करना है, ग्लूटामिन में क्या करो, एक और अमोनियम आयन एडजस्ट करो। बोले सर कैसे? एनसीईआरटी का वर्ड देखना। एनसीईआरटी कहता है बेटा जो ग्लूटामिक एसिड का जो OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप है, OH जो ग्रुप है उसको खींच करके बाहर निकाल दो। अभी कीटो को निकाला था, OH को बाहर निकाल। बोले सर क्या करेगा फिर? देखे पहले नीचे वाला बना देता हूं, नीचे में तो कोई चेंजेस नहीं है, C डबल बॉन्ड OH, इधर NH2, इधर H, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर CH2 कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर CH2 कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर में क्या करना है सर? COH है, एनसीईआरटी का वर्ड बेटा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस कीजिए। देखो बेटा एनसीईआरटी में अभी वर्ड एक पढ़ना, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को बेटा रिप्लेस कीजिए। ये C डबल बॉन्ड O है, ये OH को बेटा रिप्लेस करके वहां NH2 डाल दीजिए, NH2 डाल दीजिए, हो गया। और आपने बेटा इतना केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम, आपने बेटा केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा है, CONH2, CONH2 बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, CONH ग्रुप, ये बेटा एमाइड का एग्जाम्पल आता है। तो एमाइड बन गया, एमाइड बेटा बन गए, कोई टेंशन नहीं। एनसीईआरटी का वर्ड भी पढ़ लीजिए। In the glutamic acid, the OH group is replaced by the NH2 रेडिकल। एनसीईआरटी का वर्ड यूज किया। अब देख लीजिए कितना NH इसमें नाइट्रोजन है, एक यहां और एक यहां। कितने नाइट्रोजन है बेटा? 2, इसलिए ये ज्यादा नाइट्रोजन रिच हो गया, मोर नाइट्रोजन रिच हो गया। बोले सर ये भी क्लियर सर, स्पार्टिक एसिड स्पाराजिन कैसे बनेगा सर? एकदम बेवकूफ वाला क्वेश्चन, स्पार्टिक एसिड से स्पाराजिन कैसे बनेगा सर? कुछ नहीं करो बेटा, ये वाला ना, ये वाला CO एक कार्बन हटा दो, स्पार्टिक एसिड हो गया। ये वाला हटा दो, हो गया बेटा स्पाराजीन। स्पार्टिक एसिड 4 कार्बन का होता है, इस 4 कार्बन का, नाइट्रोजन 1, स्पाराजीन 4 कार्बन का होगा और 2 नाइट्रोजन होंगी। तो स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में बेटा 1 कार्बन का बस डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाकी कहानी सेम है। चलो मैंने बहुत बोल दिया, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। चलो किसे किसे समझ में आ गया, यस या नो थोड़ा बताओ। चलो यस या नो बता दो। मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया, इतना बताना नहीं था, मुझे लग रहा है इतना नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ ठीक है, आसान है।
ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, दिमाग में बेटा कहानी सेट कर लो। अगर मैं रहता तो कहानी ऐसे सेट करता, मैं बेटा इस पढ़ने के लिए कहानी ये सेट करता कि तुम्हारे पापा बेटा आइसक्रीम लेकर के आए, सिंपल। तुम्हारे पापा बेटा आइसक्रीम, मेरे पापा आइसक्रीम लेकर के आए बेटा, पापा आइसक्रीम। आइसक्रीम बेटा टॉक्सिक है, मतलब टॉक्सिक कहने का मतलब बेटा पिघल जाएगा, अगर इसको यूज नहीं करोगे पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो या तो बेटा मैं इस आइसक्रीम को खा जाऊंगा, या तो बेटा फ्रिज में रख दूंगा, फ्रिज में रख दूंगा, ठीक है। तो फ्रिज में रखने का बेटा या तो अब बेटा डीप फ्रीजर में रखिएगा, या तो नॉर्मल फ्रीजर में रखिए, या तो बच्चा आप खा जाइए ना, या तो बेटा आप एमिडेशन करा दीजिए, एमाइड ग्रुप बना दीजिए, इस एमाइड बना दीजिए, या तो बेटा एमाइनो एसिड बना दीजिए अमोनियम आयन का। अगर सेल में ऑलरेडी एमाइनो एसिड का नंबर ज्यादा, एमाइड बनाइए। बोले सर नहीं है, नहीं है सर एमाइनो एसिड ज्यादा, तो बेटा बनाओ ना एमाइनो एसिड। बोले सर कैसे बनाए, रिडक्टिव एमिनेशन नाम सुना है? बोले हाँ। रिडक्टिव एमिनेशन से पहले बेटा ग्लूटामिक एसिड तैयार करो। बोले हाँ, और कोई अमीनो एसिड मत बनाना, केवल बेटा ग्लूटामिक एसिड। बोले सर ये क्या करेगा ग्लूटामिक से? ये ग्लूटामिक एसिड बेटा घूम घूम करके कीटो एसिड को पकड़ेगा, अलग अलग कार्बन के कीटो एसिड होते हैं, और उनमें बेटा अपना एमाइन ग्रुप डाल देगा, ट्रांस एमिनेशन कराएगा, और बेटा ये एमाइनो एसिड तैयार कर देगा। तो बाकी एमाइनो एसिड ट्रांस एमिनेशन से बनेंगे, और रिडक्टिव एमिनेशन से कौन बनेगा? ग्लूटामिक एसिड। हो गए कंप्लीट। जरूरत से ज्यादा है एमाइड बना दीजिए। तो ये ग्लूटामिक एसिड से बेटा हम लोग बना देंगे ग्लूटामीन, स्पार्टिक एसिड से बना देंगे स्पैराजीन, और इसे बेटा भेज देंगे प्लांट के ऊपर, जा अब तू बांट रे भाई। अरे सर स्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड को क्यों नहीं भेजा सर जाइलम में? आंसर बताओ, स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को जाइलम से क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि उसमें एक ही नाइट्रोजन, और स्पैराजीन में 2 है, ग्लूटामीन में बेटा 2 है, तो ज्यादा बेटर कौन है? कोई पोस्टमैन बेटा लेटर लेके जा रहा है, 1 लेटर ले जाने से अच्छा बेटा 2 लेटर ले जाए ना, तो ज्यादा बेटर है ना, ज्यादा बेटर है। चलो मेरे में से सभी बच्चे को 100% समझ में आ जाना चाहिए, थोड़ा बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट आसान है, अब तो कुछ भी नहीं करना, अब बेटा एंजॉय करो तुम लोग। देखो मैंने आपको बोला था बेटा फर्स्ट क्लास में कि टोटल एसेंशियल एलिमेंट बेटा 17 है, टोटल बेटा एसेंशियल एलिमेंट 17 है, सबको आता है, नहीं पकाऊंगा, नहीं लिखूंगा बेटा वापस से। लेकिन जो ज्यादा अमाउंट में बेटा मैक्रो, और जो कम अमाउंट में था बेटा उसका नाम था माइक्रो। ठीक, माइक्रो को मान लो बेटा जस्ट लाइक सॉल्ट है, नमक है। ध्यान से सुनना, सब्जी बनाया घर में? बोले हाँ बनाए। आलू के भांति बेटा मैक्रो है, आलू के भांति कौन है? मैक्रो, ज्यादा डालते हो, और नमक बेटा कम डालते हो? बोले हाँ। अब सोचना बेटा ध्यान से, दिमाग में कूड़ा कबाड़ा मत बढ़े। ये बेटा आलू है, आलू, और वो बेटा नमक है। अगर बेटा आलू एक आध ज्यादा हो जाए सब्जी में, कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर दिक्कत क्या है सर, सब्जी खा रहे एक आध आलू ज्यादा पड़ गया, होता है मम्मी डाल देती है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत। यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट बेटा थोड़ा बहुत अगर ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो बेटा टेंशन मत लीजिएगा, कार्बन ज्यादा हो गया बेटा टेंशन मत लीजिएगा, एमजी ज्यादा हो गया बेटा हंगामा मत मचाइएगा, आलू ज्यादा हो गया ठीक। लेकिन बेटा माइक्रो ज्यादा हो, नमक ज्यादा हो तो तुम हंगामा मचा दो। माइक्रो में बेटा दोनों प्रॉब्लम है, नमक में दोनों प्रॉब्लम है। अगर तुमने बेटा नमक सब्जी में जरूरत से कम डाला तो फीका हो जाएगा, तब भी मजा नहीं आएगा। और अगर तुमने बेटा जरूरत से ज्यादा डाला फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। सोचो, नमक के साथ बेटा दोनों प्रॉब्लम है, ज्यादा डाला तो बेटा प्रॉब्लम है, कम डाला तो प्रॉब्लम। तो माइक्रो में अगर बेटा तुमने जरूरत से कम डाला डिफिशियंसी क्रिएट कराएगा, अगर ज्यादा डाला टॉक्सिसिटी क्रिएट कराएगा।
टॉक्सिसिटी क्रिएट कराएगा। तो अगर बेटा अगले साल नीट में क्वेश्चन डिजाइन कर दे, क्या बेटा मैक्रो ज्यादा अमाउंट लेने से टॉक्सिसिटी होगा? क्या बेटा आलू थोड़ा एक आध एक्स्ट्रा खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, मैक्रो में सर टॉक्सिसिटी नहीं दिखेगी सर, टॉक्सिसिटी केवल माइक्रो में दिखेगी। माइक्रो अगर जरूरत से ज्यादा हो गया टॉक्सिसिटी दिखेगी, कम हो गया डिफिशियंसी दिखेगी। अब देखिए, हाँ मैक्रो बेटा कम डालोगे डिफिशियंसी होगा, मैग्नीशियम कम डालोगे डिफिशियंसी होगा, लेकिन बेटा ज्यादा डाल दोगे तो टॉक्सिसिटी तो नहीं होगा। तो टॉक्सिसिटी इफेक्ट केवल और केवल बेटा माइक्रो में देखा जाता है। इसलिए एनसीईआरटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी का बेटा टॉपिक क्या लिखा है? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो नहीं लिखा, नमक है बेटा। चाहता तो लिख देता ना टॉक्सिसिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, जरूरत से ज्यादा डाल दो, नहीं। टॉक्सिसिटी मेनली जो दिखेगा वो बेटा माइक्रो का दिखता है, मैक्रो में नहीं दिखता। हाँ डिफिशियंसी दोनों से दिखेगी, डिफिशियंसी कमी दोनों से दिखेगी। आलू नहीं डालेंगे लो तो खाओगे क्या? पनीर नहीं डालेंगे मत खाओ, तो बेटा पनीर नहीं खाओगे तो खाओगे क्या भाई? हाँ, और बेटा टॉक्सिसिटी यानी माइक्रो वाला याद रख लेना बेटा, जस्ट लाइक नमक है, कम डाला तब भी प्रॉब्लम, ज्यादा डाला तब भी प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते हैं आपके एनसीईआरटी में बच्चा एमिन टॉक्सिसिटी करके एक टॉपिक गिवन है, बहुत ही आसान है और सभी बच्चों को आता है, मुझे मालूम है। अगर आपने एमिन का लेवल, मैग्नीज का लेवल बेटा प्लांट में बढ़ा दिया तो वो प्लांट के लिए टॉक्सिक है। बोले सर कैसे? बस स्वीट सा है बेटा, आंसर बहुत स्वीट सा है, बहुत ही आसान सा है। एमिन उसे चाहिए बेटा 100, रोजाना 100 चाहिए, आपने डाल दिया 120, चलो एक दिन बर्दाश्त करेगा। 130, 150 डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, प्रॉब्लम तो होगा। बोले सर कैसे हो जाएगा, क्या एक्सप्लेन कीजिएगा? एकदम करेंगे। ये बेटा मिट्टी, ध्यान से सुनना, ये बेटा रूट, ये रूट है, ये स्टेम, ठीक, और ये बेटा लीफ। 3 वर्ड बोलूंगा। अगर प्लांट में एमिन, मैग्नीज का अमाउंट ज्यादा हो गया तो मैग्नीज बेटा यहां गेट पे बैठ जाएगा, एमिन बेटा गेट पे बैठ जाएगा, हाँ रूट हेयर में बैठ जाएगा ज्यादा अमाउंट में। मिट्टी से आना है बेटा आयरन, Fe, मिट्टी से आना है बेटा मैग्नीशियम। अगर प्लांट के अंदर में एमिन का अमाउंट, मैग्नीज का अमाउंट जरूरत से ज्यादा हो गया तो बेटा आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, ये पहला रूल, आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, रूट से इंटर नहीं करने देगा, एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम को इनहिबिट करेगा। मिट्टी में है आयरन, मिट्टी में है मैग्नीशियम, जाने नहीं दे रहा। सिंपल बेटा, पीवीआर सिनेमा में जाओ, अब बेटा टिकट नहीं है तो जाने देगा क्या? मार के भगा देगा तुम्हारा। जो सामने में बैठा है, कौन बैठा है? जो वहां का टिकट चेकर है, तो बेटा तुम्हें जाने देगा? नहीं जाने देगा। क्यों जाने देगा भाई? ठीक है भैया, तुम्हारा अलाउड नहीं है, तुम आयरन नहीं जा सकते, तुम बेटा मैग्नीशियम नहीं जा सकते, यानी प्लांट में आयरन और मैग्नीशियम की कमी दिखेगी, अंदर में कम हो गए। सेकंड, कैल्शियम को जाने देगा, ध्यान से सुनना, कैल्शियम को जाने देगा। Ca+2 कैल्शियम आयन बोलेगा जा सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, जाइए, आपको कोई रुकावट नहीं है बेटा। कैल्शियम शुड बी एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होइए, जाइए। रूट में गया, एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन रूट से बेटा आप सभी को मालूम है ऊपर चढ़ना है, उसे बेटा जाना है कहां? स्टेम में। उसे कहां जाना है बेटा? लीफ में। उसे कहां जाना है? स्टेम में। कहां जाना है? लीफ में। और कोई भी बेटा पानी, मिनरल्स जाइलम से जाए, फूड फ्लोएम से जाए, उस टॉपिक को कहेंगे बेटा ट्रांसलोकेशन। याद रखिएगा, सिंपल लाइन बेटा, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जो चीज जाइलम और फ्लोएम से ट्रेवल करता है, जो चीज
जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू से ट्रेवल करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन। अब बगल वाले से सर यहां था यहां चला गया तो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कोई बेटा जाइलम से गया क्या? सर ये सेल था सर, और सेल बगल वाले सेल में पानी चला गया, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। और जाइलम सर ऊपर गया है सर, लीफ में गया है सर, स्टेम में गया है, लॉन्ग डिस्टेंस। जाइलम के हेल्प से ट्रांसलोकेशन। पानी, मिनरल्स जाइलम से जाते हैं, ट्रांसलोकेशन। फूड फ्लोएम से आता है, ट्रांसलोकेशन। तो कैल्शियम भाई साहब आ गया, एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन एनसीईआरटी आपकी कहती है बेटा आ तो गया है, लेकिन बेटा ट्रांसलोकेट नहीं कर पाएगा अपर शूट पार्ट में। कैल्शियम रूट में एब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन ट्रांसलोकेट यानी अपर पार्ट में जाइलम से वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ट्रांसलोकेशन रुका हुआ है। तो क्या बेटा कैल्शियम की कमी लीफ में, स्टेम में नहीं दिखेगा? एब्जॉर्ब तो कर लिया है, जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा है। ऊपर में कैल्शियम की डिफिशियंसी, ट्रांसलोकेट नहीं हो रहा है। बोले ठीक। तीसरा प्रॉब्लम लीफ में बच्चा एंजाइम है। मान लो बेटा ये फोटोसिंथेसिस करने वाला एंजाइम है बेटा रुबिस्को, ठीक है। रेस्पिरेशन के जो एंजाइम होते हैं बच्चा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, एटीपी बनाता है। उसे एक्टिवेट करने के लिए चाहिए Mg, मैग्नीशियम। याद रखना, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को एक्टिवेट करने वाला जो मिनरल्स होता है मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आयन। रुबिस्को, पेप्को आपने पढ़ा है बेटा कुछ रेस्पिरेशन में, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। जहां बेटा काइनेज वर्ड आ जाए, ये गांठ बांध लो, जहां बेटा काइनेज वर्ड आ जाए उसे बेटा एक्टिवेट मैग्नीशियम आयन ही करेगा, याद रखना। बोले ठीक है सर। अब सेल में फोटोसिंथेसिस चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, और इस एंजाइम को रिक्वायरमेंट किसकी बेटा? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम आ रहा है बाइंड करने के लिए, थोड़ा बहुत है। तो यहां बेटा बैठा हुआ है कौन? तो यहां बेटा बैठ गया है आकर के Mn+। देखो Mn चारों तरफ से बैठ गया, तुम्हें बाइंड ही नहीं करने देंगे, तुम्हें बेटा बाइंड ही नहीं करने देंगे। जो एंजाइम है, जो बेटा एंजाइम है, और ये बेटा एक्टिवेटर है कौन? Mg+2 आ रहा है बेटा बाइंड करने के लिए, तब हम लोग काम करेंगे। लेकिन चारों तरफ से बेटा ब्लॉकेज कर रहे, चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया कौन? Mn बेटा बाइंड करने ही नहीं देगा Mg को। Mg बाइंड नहीं करेगा, एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, काम नहीं होगा। काम नहीं होगा, अगर काम नहीं होगा तो प्लांट को तो नुकसान होगा। तो प्लांट को बेटा 3 तरह से नुकसान पहुंचा रहा है अगर Mn का लेवल प्लांट में बढ़ता है। 3 तरह से नुकसान, एब्जॉर्प्शन को रोकता है, ट्रांसलोकेशन को रोकता है, और एंजाइम के एक्टिवेशन को रोकता है। तो तुमने अगर Mn का लेवल बढ़ाया तो प्लांट में आयरन का एब्जॉर्प्शन रुका, आयरन की कमी दिखेगी। मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन रुक गया, मैग्नीशियम की कमी दिखेगी। कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ, कैल्शियम की कमी दिखेगी। तो प्लांट में बेटा 3 मिनरल्स की कमी दिखती है। मिट्टी में तो है, लेकिन बेटा प्लांट में हो ही नहीं रहे, काम ही नहीं कर पा रहे। इसलिए तीनों के मिलने से बेटा आयरन क्या करेगा? कोई डिफिशियंसी करेगा। कैल्शियम क्या करेगा? कोई डिफिशियंसी करेगा। इन तीनों के मिलने से बेटा एक नया बीमारी क्रिएट हो। तुमने विटामिन ए नहीं खाया, विटामिन डी नहीं लिया, विटामिन सी नहीं लिया, तीनों का मिलने से नया बीमारी। इस नए बीमारी का नाम बेटा बताइए। एनसीईआरटी पेज नंबर 199 पे लिखा है बेटा ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन। बीच बीच में यहां पास स्पॉट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बेटा टिश्यू डिग्रेड होने लगेंगे, स्पॉट्स बनने लगेगा। इसी को एनसीईआरटी कहता है ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन। कंप्लीट, कंप्लीट बेटा टॉक्सिसिटी कंप्लीट। लेकिन एक चीज ये आएगा ना, अगले साल तो क्वेश्चन आएगा ना, सर टॉक्सिक कब कहेंगे? व्हाट इज द डिफिनिशन ऑफ टॉक्सिक? टॉक्सिसिटी कब मानेंगे सर? तो मैं सिंपल से एक कहानी में बता देता हूं। मम्मी
मम्मी ने बेटा पनीर की सब्जी बनाई, नमक डाला, 100 ग्राम पनीर है बेटा, 100 ग्राम पनीर है। मम्मी ने बेटा नमक बेटा डालना था मतलब बेटा 100 मॉलिक्यूल, तब बेटा मस्त सब्जी बनता, मस्त सब्जी बनता, 100 के 100 ग्राम तुम खा लेते। लेकिन मम्मी ने बेटा जरूरत से ज्यादा 120 डाल दिया। बोले ठीक है माँ ही तो है, खा लेंगे, खा लेंगे, क्या दिक्कत है, चलो ठीक है खा लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमने टॉक्सिसिटी तो क्रिएट करा, कोई इफेक्ट पड़ा? बोले नहीं। अब बेटा 130 किया, तो बोले सर ये तो ज्यादा कर दे रहे हो मम्मी, नहीं खाऊंगा पनीर, छोड़ दूंगा, थोड़ा बहुत छोड़ दिया। जिस दिन बेटा तुम पनीर की सब्जी 100 की जगह 90 ग्राम खाओगे, जिस दिन बेटा 100 की जगह 90 ग्राम खाओगे, तब मैं कहूंगा बेटा टॉक्सिसिटी का इफेक्ट दिख रहा है, तब मैं उसे टॉक्सिसिटी का इफेक्ट मानूंगा। मम्मी ने दिया बेटा, अब डाल दिया 160, अब बोले मम्मी मैं 95 ग्राम ही खाऊंगा, अच्छा नहीं है। मम्मी ने डाले 180, तुमने खाया बेटा कहता 91 ग्राम, अभी तक टॉक्सिक नहीं। मम्मी डाले बेटा 200 मॉलिक्यूल सॉल्ट, तुमने बेटा खाया कितना 90 ग्राम, तब मैं मानूंगा ये बेटा, तब हम लोग टॉक्सिसिटी कंसीडर करेंगे। प्लांट में ड्राई वेट बेटा, प्लांट का जो ड्राई वेट है जब बेटा 10% से डिक्रीज कर जाए, तब मैं टॉक्सिसिटी के इफेक्ट को मानूंगा। प्लांट को इस हफ्ते 100 ग्राम बनना था, लेकिन बेटा गलती से 90 ग्राम, 88 ग्राम से 87, 88, 86 बना, 10% से ज्यादा से डिक्रीज हो गया, तो मैं मानूंगा बेटा कि टॉक्सिसिटी का इफेक्ट दिख रहा है। अगर प्लांट बेटा 100 बनना था, 91 बना, 92 बना, तो मैं टॉक्सिक नहीं मानूंगा। तो टॉक्सिसिटी का कोई डिफिनीशन तो होना चाहिए, कब टॉक्सिक माने। मम्मी जो मुझे दे रही है बेटा नमक बढ़ा के, मैं कब मम्मी को बोलूंगा बे खराब आपका सब्जी है मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, कब आप मम्मी पे इल्जाम लगाओगे? जिस दिन बेटा तुम 10 ग्राम पनीर खाना छोड़ दोगे, 90 ग्राम खाओगे, उससे कम खाओगे, तब बोलेगा मम्मी बेकार बनाती है। चलो किसे किसे क्लियर हो गया? ये पेज नंबर बच्चा बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है 199। चलो हैंड रेस कर दो, अब कुछ बचा नहीं बेटा इस चैप्टर में। अबे रेड स्पॉट जयंत, रेड स्पॉट कहां तुझे दिख गया? ब्राउन स्पॉट तो मुझे दिख रहा था, तुझे कोई कलर ब्लाइंडनेस नया वाला हुआ है क्या? कोई नया तरह का कलर ब्लाइंडनेस आया है मार्केट में तो बोल दो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलो अब ठीक है। अब सेकेंड चीज पे आते हैं जिसमें बच्चा लोग, मैं भी थोड़ा उसमें बोलता हूँ कि रट्टाफिकेशन है, लेकिन चलो कुछ कोशिश करते बेटा, कोशिश करते। सर ये जो 17 एलिमेंट है सर, ये काम क्या करते हैं सर? 17 जो एलिमेंट है सर, इनके फंक्शन क्या है? ये बेटा थोड़ा डिफिकल्ट है। रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्यों मैं बताता हूं। मैं प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा कम से कम 20 से 25 क्लास लूंगा, उससे कम तो हो ही नहीं सकता, 20 से 25 क्लास लूंगा। और इस पूरे 25 क्लास का बच्चा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, इस 25 क्लास का कॉन्सेप्ट बेटा एसेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट में आएगा। यानी जो पेज नंबर आपका 197 और 198 पे गिवन है, वो बेटा आज नहीं मैं बता सकता, क्योंकि पूरे प्लांट फिजियोलॉजी को मैं जब कवर करूंगा तब कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, तब बेटा आप आसानी से बना सकते हैं ये दोनों पेज को। तब भी शायद ना बने, क्योंकि बेटा उसमें सेल का भी, सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसमें बेटा आपका मिडिल लैमेला का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अलग अलग चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसलिए इसे लोग बोलते बेटा रट्टाफिकेशन है, थोड़ा याद करना है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हम लोग सीखे बेटा, ज्यादा नहीं सीखे, कुछ कुछ आज के लिए सीखे, 7-8 लाइन सीखते हैं। चलो सबसे पहले तुम देखो, जब सेल चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां एक वर्ड आएगा सेल वॉल। ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है बच्चा, सेल वॉल। सेल वॉल में आप पढ़िएगा ना, ये बेटा एक प्लांट सेल है, ये बेटा एक प्लांट सेल है, ध्यान से सुनिए, 2 प्लांट सेल है, हाँ है। इन दोनों के प्लांट सेल के बीच में, इन दोनों के प्लांट सेल के बेटा बीच में
एक लेयर होता है बच्चा जिसे कहता है एनसीईआरटी मिडिल लैमेला। दोनों का कॉमन सीमेंटिंग लेयर है। आपका घर, पड़ोसी का घर, बीच का जो दीवार है, ये मिडिल लैमेला है। और ये मिडिल लैमेला बेटा बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का। लेकिन अगर ऑप्शन में मैग्नीशियम ना हो, आप बेटा केवल कैल्शियम पेक्टेट कीजिएगा। आप बेटा केवल कैल्शियम पेक्टेट कीजिएगा। एनसीईआरटी में कैल्शियम पेक्टेट, लेकिन एलिमेंट्री पाइएगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों लिखेगा। तो कभी क्वेश्चन आ गया कैल्शियम या मैग्नीशियम, आंसर कीजिएगा बेटा कैल्शियम पेक्टेट। तो कैल्शियम का चलो एक काम तो समझ में आया कि चलो मिडिल लैमेला बनाता है भाई, ठीक। आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा सेल डिवीजन का चैप्टर। वहां बोलूंगा कि ये देखो बेटा हो गया तुम्हारा प्रोफेज कंप्लीट, अब मेटाफेज की शुरुआत हो रही है। तो मैं बताऊंगा बेटा मेटाफेज में यहां पास कुछ होता है बेटा सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम इस तरह से कुछ होता है स्टार सेट का, और सेंट्रोजोम से बनना स्टार्ट हो जाता है बेटा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, और क्रोमोसोम को वो बेटा इक्वेटर पे अरेंज करने लगता है, ठीक। बोले सर ये स्पिंडल फाइबर आया कहां से सर? तो स्पिंडल फाइबर बेटा पहले मोनोमर के फॉर्म में था, जिसे हम लोग कहते थे टिब्यूलिन प्रोटीन, टिब्यूलिन प्रोटीन के फॉर्म में। वो बेटा पॉलीमराइज हुआ, वो बेटा टिब्यूलिन प्रोटीन बेटा पॉलीमराइज हुआ और बेटा स्पिंडल फाइबर बना। बोले सर कैसे? इस प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से स्पिंडल फाइबर बनता है। उसके लिए बेटा कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बेटा कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। याद रहेगा, कम से कम दो चीज सीखा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, टिब्यूलिन को जोड़ने में कैल्शियम। देखो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। आपको बताता था बेटा ये बायोटेक में आपने कितने बार मेरे से पढ़ा होगा, ये फ्लास्क है और बेटा ये फ्लास्क में बैक्टीरिया है, ये बेटा फ्लास्क में बैक्टीरिया है। बोले हाँ सर। और ये बेटा तुम्हारा पीवीआर 322 नाम का प्लाज्मिड है, वेक्टर, याद आ रहा है? पीवीआर 322, ठीक है, ये बेटा प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डालना है। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बेटा रिवाइज भी करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि चैप्टर ये चल रहा है। इस वाले को बेटा आपको बैक्टीरिया के अंदर डालना है। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है बेटा कि जो ये बेटा प्लाज्मिड एक तरह का डीएनए, प्लाज्मिड बेटा एक तरह का डीएनए और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ये बेटा इतना भारी भरकम, सोचो बेटा ये आपका बैक्टीरिया, ये बेटा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, ठीक। आपको एकदम सिंपल भाषा में सिखाया जाता है बेटा, बचपन में सिखाया जाता है ये, ध्यान से देखो कि जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चा वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। बोले मतलब केवल बेटा सिलेक्टेड सब्सटेंस, सोडियम पोटेशियम पानी वानी आ जाए बहुत है, केवल बेटा सिलेक्टेड सब्सटेंस जाता है, क्योंकि कैरियर प्रोटीन बेटा सिलेक्टेड सब्सटेंस को इंटेक कर। और तुम इतना बड़ा डीएनए बेटा ये तो कबाड़ा उड़ा दोगे, ये तो पूरा बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स है, छोटा मोटा फॉस्फेट आयन ये सब बेटा चलता है, सोडियम पोटेशियम तक चल जाता है। तुम तो बेटा एकदम कबाड़ा उड़ाने पे ये बेटा एकदम डाल देंगे कहां बेटा, बैक्टीरिया के अंदर। हाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी एक्सेप्ट करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा कभी इतना बड़ा डीएनए को ले लेगा? बेटा इसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड को तो लेगा ही नहीं। तो एनसीईआरटी कहती है बच्चा कि जो सेल वॉल है वो बेटा प्योर परमीबल है। ये एनसीईआरटी बायोटेक में लिखा है। अब बोले सर कैसे डालेंगे सर, सर कैसे डालेंगे अब? तो सेल वॉल बेटा प्योर परमेबल है, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सेल वॉल को बेटा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो मरे हुए हैं। आ जाओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा नखड़ा करेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे करेगा? इसलिए बेटा आपको एनसीईआरटी कहते हैं बेटा हम लोग उसे कॉम्पिटेंट बना देते हैं। याद करो बेटा, हम लोग उस बैक्टीरिया के सेल को कॉम्पिटेंट बना देते हैं। कॉम्पिटेंट मतलब बेटा ऐसा कि वो अब बाहरी डीएनए को लेने में सक्षम हो जाए, ले सके। तुम्हें मैं बेटा गोली मारूं और तुम बेटा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हो, तो बोले सर लगेगा ही। तो बेटा तुम्हें गोली तुम्हारे अंदर कैसे जाएगा? तुम्हें प्यार से समझाऊंगा, ऐसा करो ना, थोड़ा सा बुलेट प्रूफ जैकेट उतारो, एक बार ट्राई करता हूं, चला जाएगा गोली। सेम आपने बेटा कॉम्पिटेंट बनाने के नाम पे यहां पास डाइवैलेंट केटायन कैल्शियम डाल दिया। कैल्शियम क्या करेगा?
वो बेटा परमिबिलिटी को बढ़ाएगा, वो बेटा ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो बेटा परमिबिलिटी पे काम करते हैं। इसलिए कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के परमिबिलिटी को कंट्रोल करने में। तो कैल्शियम का एक और काम याद रखिएगा बेटा, परमिबिलिटी को वो मेंटेन करे। कहां पढ़ा था? बायोटेक में, और यहां दे रखा है। तो यही बेटा आपको ऐसे से सोचना पड़ता है कि कैल्शियम का काम है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूं, कैल्शियम परमिबिलिटी को बढ़ाता है क्योंकि बेटा परमिएज एंजाइम बनाया, और परमिएज एंजाइम बनेगा तो अंदर आ जाएगा ये, अब प्लाज्मिड बेटा अंदर आ जाएगा। लेकिन इस कैल्शियम के यूटिलाइजेशन में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम के एसिमिलेशन में बोरॉन बेटा रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान से सुनना, प्लांट कैल्शियम को लेगा या नहीं लेगा, उसका कितना यूज कैसे करेगा बेटा, कौन कंट्रोल करेगा? बोरॉन। तो अगर तुमने बोरॉन की कमी कर दी तो कैल्शियम पे असर पड़ेगा, और कैल्शियम पे असर पड़ा तो परमिबिलिटी पे भी पड़ेगा। देखिए बच्चा, आप बोरॉन निकालिए, आप कैल्शियम मत निकालिए, पेज नंबर 198 निकालिए। पेज नंबर 198 बोरॉन में देखिए लिखा है क्या, बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक, यानी कि एब्जॉर्ब करने में, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। अब आया, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को रेगुलेट कैल्शियम करता है, और कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बोरॉन करता है। बोरॉन इनडायरेक्टली क्या करता है, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को रेगुलेट करता है। ये क्वेश्चन आ गया तो बेटा सबका हालत खराब हो जाएगा। रिलेट करके दे दे कि बताओ कि मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है, पहला ऑप्शन कैल्शियम, दूसरा बेटा बोरॉन। सिली मिस्टेक सर, कैल्शियम करना था। बेटा तुमने पढ़ा ही नहीं, बोरॉन भी तो कर रहा है। देखो एनसीईआरटी में साफ लिखा है, एनसीईआरटी में साफ लिखा है मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, याद रहेगा? बोले ठीक है, ठीक है। सेकेंड बच्चा, अब बच्चों ने क्लास 12th में पढ़ा है, ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है, ठीक। और यहां बेटा गिरता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ये बेटा इंटाइन है, और ये बेटा एक्साइन है। बोले हाँ सर, ये सब बहुत हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा है। एक्साइन है, स्पोरोपोलेनिन होता है, कुछ जगह पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, एक्साइन एब्सेंट होता है। जिस जगह को आप बच्चा सिंपल से भाषा में कहते हैं जर्मपोर, क्या कहते हैं बेटा? जर्मपोर। अब ये स्टिग्मा से बेटा एब्जॉर्ब करेगा कुछ वाटर, कुछ शुगर, और बेटा बोरॉन। याद रखना, ये बेटा स्टिग्मा से क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये पॉलन ग्रेन बेटा बोरॉन। इसी बोरॉन से बच्चा ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन छोड़ दीजिए, तो वो कैसे बेटा जर्मिनेट करता है, खींच करके लंबा हो जाता है, तो वहां से वाटर, वहां से शुगर, ठीक है, और उस शुगर में कौन होते बेटा? बोरॉन। तो बोरॉन एक तरह से पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, पॉलन ट्यूब बनाने में। याद रहेगा? बोले हाँ सर। थोड़ा बेटा रिलेट कीजिए ना, और थोड़ा थोड़ा अलग अलग चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा जानते रहिए। जर्मपोर सीख लिया, स्पोरोपोलेनिन सीख लिया, चलो ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चे लोग आपने कभी सुना होगा ये रूट, ये स्टेम, और ये बेटा लीफ। लीफ ने बेटा खाना बनाया, लीफ में बेटा मीजोफिल से इसने बेटा शुगर बनाया। शुगर कभी भी स्टार्च के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होता, शुगर कभी बेटा स्टार्च के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होता। प्लांट के अंदर जो शुगर ट्रांसफर होता है, प्लांट के अंदर बेटा जो शुगर ट्रांसफर होता है ना, वो शुगर बच्चा होता है सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज के फॉर्म में। बोलेंगे सर क्यों, क्या आप रीजन दे सकते हैं इसका? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, न्यूट्रल बेचारा। सुक्रोज बेटा नॉन रिड्यूसिंग है, किसी से रिएक्ट वैक्ट नहीं करता बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसलिए इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। चाहता तो माल्टोज में भी जा सकता था, लैक्टोज में भी जा सकता था, लेकिन बेटा व्हाई दे आर गोइंग इनटू सुक्रोज? सुक्रोज के फॉर्म में क्यों जा रहा है?
नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए ठीक है। अब सुक्रोज बच्चा यहां पे एक पाइप है जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम नाम के पाइप से बेटा फूड चला और रूट में पहुंचेगा। फ्लोएम नाम के पाइप से चला, अगेन फ्लोएम से जाना, लॉन्ग डिस्टेंस जाना, इसे भी कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। अब देखिए, बोले सर सबसे बेस्ट थ्योरी का नाम पढ़ ले थोड़ा सा। चलो बच्चे लोग बताओ, शुगर का, सुक्रोज का यहां से निकल करके, सुक्रोज का यहां से निकल करके और रूट के तरफ जाना, ये सबसे अच्छा थ्योरी बेटा, सबसे अच्छा थ्योरी आपके एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, मास फ्लो हाइपोथेसिस। कई सारे साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी, लेकिन आपके एनसीईआरटी बोलती है मास फ्लो हाइपोथेसिस। जो बेटा एक साइंटिस्ट है मंच, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि कैसे बेटा सुक्रोज नाम का कार्बोहाइड्रेट यहां से बेटा, ये सोर्स है जहां खाना बना, सोर्स है, और जहां पहुंचना है बेटा सिंक है, कैसे वहां से वहां पहुंचेगा। आपको मैं ट्रांसपोर्ट में पढ़ाऊं, लेकिन यहां से क्या रिलेट करना है, यहां से बस एक चीज रिलेट करना है, जो सुक्रोज जाएगा बेटा उसमें हेल्प करेगा बोरॉन। तो बोरॉन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलोकेशन क्या हुआ समझ में आया, कौन सा थ्योरी समझ में आया। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये बेटा बायोमोलिक्यूल्स में गिवन। तो एक चीज पढ़ते हो, 4-5 चैप्टर को रिलेट करो। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बायोमोलिक्यूल्स में लिखा है, ठीक है। किस थ्योरी से जाता है, सबसे बेस्ट थ्योरी मास फ्लो हाइपोथेसिस। किसने दिया, मंच ने। किससे जाता है, फ्लोएम से जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन कहलाएगा, उसमें बेटा बोरॉन हेल्प करता है। तो ऐसे बेटा थोड़े थोड़े अब पढ़ेंगे ना तो मेरे में से याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट काम नहीं। क्योंकि देखो स्टार्टिंग वाला है ना, जो आयरन, ये सब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तो सबको याद है। फंसते कहां हो, मैग्नीज में। फंसते कहां, जिंक में। फंसते क्या बेटा, बोरॉन में, मोलिब्डेनम में। बोले सर मोलिब्डेनम में थोड़ी ना फंसते हैं, मोलिब्डेनम तो हमने एकदम रट्टा मार लिया है। आपने बताया था पिछले क्लास में कि मोलिब्डेनम सर नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, वहां सर पाया जाता है, आपने बोला था, एकदम बोला था बेटा। इसके अलावा बेटा नाइट्रेट रिडक्टेज में याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा बेटा ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एनसीईआरटी का लाइन है। मोलिब्डेनम बेटा प्लांट ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ, इट इज अ कंपोनेंट सेवरल एंजाइम इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, बोथ ऑफ व्हिच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। प्लांट के अंदर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन की कहानी में मोलिब्डेनम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा मेरा एक बेटा फेवरेट टॉपिक था, आप लोगों ने शायद याद भी किया हो, फोटोसिंथेसिस में हमेशा बोलता हूं बेटा, ये आपका 6 CO2 है और बेटा 12 वाटर है, 12H2 है। और फोटोसिंथेसिस से बेटा एक ग्लूकोज बनता है, ये सभी को मैंने बताया है। और उस दौरान बेटा वाटर भी बनते, 6 वाटर भी बनता है और O2 बनते हैं। आपको मैं डिटेल से तो पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए, फोटोसिंथेसिस में बेटा लाइट वाटर पे गिरता है, लाइट वाटर पे गिरा, नाम फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। और फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब टूटना। तो जब लाइट के हेल्प से वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन बेटा अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन बेटा, कितने ऑक्सीजन बचे, 12 ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन बेटा इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, इसे कहते हैं फोटोलिसिस। लेकिन इसके लिए बच्चा, इस ऑक्सीजन के रिलीज के लिए, वाटर को तोड़ने के लिए एक OEC कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। 99% चांस बेटा यही बनता है। OEC को कौन एक्टिवेट करेगा, Mn+ एंड द Cl-। अगर थर्ड पूछा जाए तो कैल्शियम भी कर दीजिएगा ना, तो बेटा ज्यादा मत दिमाग लगाइएगा। 2 Mn+ पहला, दूसरा Cl- और तीसरा अगर पूछा तो बेटा कैल्शियम भी कर दीजिएगा। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में कैल्शियम नहीं है, Mn+ है, Cl-। तो ऐसे बेटा धीरे 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 आपको याद होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। कि मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीज बेटा, मैग्नीज अभी हमने देखा क्या करेगा, ठीक है।
बेस्ट इसका सबसे लिखा तो है बेटा, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एकदम लिखा है। तो इसी तरह से बेटा धीरे धीरे ये चीजें याद होगी, इतना टेंशन नहीं लेना है। हम लोग हमेशा प्लांट फिजियोलॉजी पे बात करेंगे, तो रोजाना तुम्हें बेटा नया चीज मैं बताते जाऊंगा, तो तुम सीखते जाओगे। हाँ, एक चीज जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये याद रखिएगा बेटा, क्लोरोफिल का पार्ट, क्लोरोफिल कोई भी बेटा, उसका पार्ट आयरन नहीं होता, आयरन नहीं होता। क्लोरोफिल का फार्मूला आपने याद किया बेटा, C55 क्या क्या रट्टा मारा है, H72O5N4Mg। जो क्लोरोफिल का हेड पार्ट होता है उसमें एक मेटल होता है मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल का पार्ट है मैग्नीशियम, आयरन नहीं है। लेकिन आयरन बेटा क्लोरोफिल बनाने के दौरान में एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, वो उसका पार्ट नहीं है, बट उसके सिंथेसिस में वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। आयरन नहीं दोगे क्लोरोफिल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं बेटा क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। ये सबको आता है, लेकिन जो मैं सेकेंड लाइन बोलूंगा वो नहीं आता आपको, वो सेकेंड लाइन आपको नहीं आता। क्लोरोफिल बेटा, क्लोरोफिल अभी इनएक्टिव फॉर्म में, जिसे कहते हैं प्रोटोक्लोरोफिल, प्रोक्लोरोफिल कर लो बेटा, इनएक्टिव क्लोरोफिल। जब बेटा इसमें लाइट गिरेगा, एच न्यू लाइट गिरेगा, तब बेटा ये क्लोरोफिल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ध्यान से सुनना, जो क्लोरोफिल बनता है वो इनएक्टिव है, उसमें सनलाइट गिरेगा बेटा तब वो एक्टिव क्लोरोफिल बनता है। इसलिए किसी गमले को, प्लांट को लो और अंधेरे रूम में एक आध हफ्ते के लिए रख दो, अंधेरे रूम में बेटा एक आध हफ्ते के लिए रख दो, तो हफ्तों दिनों तक लाइट नहीं आएगा तो बेटा क्लोरोफिल नहीं बनेगा ना, वो बेटा पीलापन की तरफ चला जाएगा, इंटरनोड लंबे हो जाएंगे, बदरू बेटा बेरंग दिखने लगेगा प्लांट। इस प्रोसेस को इटायोलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को बेटा इटायोलेशन कहते हैं। अगर आप प्लांट को डार्क रूम में कई दिनों तक रख दीजिए तब भी क्लोरोफिल नहीं बनेगा। अगर आयरन की कमी से क्लोरोफिल नहीं बनना, क्लोरोसिस है। लेकिन लाइट के बिना बेटा उसे हम लोग इटायोलेशन कहते हैं। तो ये सब थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट, इटायोलेशन क्या है, क्लोरोसिस क्या है, तो याद रखिएगा। और आयरन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, तो जब भी हमें टाइम मिलेगा, हाँ हम लोग बेटा ये एसेंशियल एलिमेंट का जो भी ऐसे आप पढ़िए, आपको आता है आसान आसान से, कोई नहीं कि मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, मैग्नीशियम जो राइबोसोम के दोनों यूनिट होते हैं वो बेटा आपको बताया, आप लोग तो इतना मैच्योर तो हो ही गए होंगे। ये बेटा सेल है, ये बेटा आपका न्यूक्लियस है, और ये बेटा डीएनए, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए गया, आरएनए गया कहां बेटा, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन करने। तो ट्रांसलेशन ऐसे नहीं होता, पहले बेटा ट्रांसलेशन के दौरान मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एलएन वाले का फेवरेट क्वेश्चन है, कितना मोलर होगा जब आयन मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये बेटा स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट दोनों बाइंड करेंगे। तो ट्रांसलेशन के दौरान में ऐसा नहीं होता राइबोसोम जुटा रहता है, नहीं कभी नहीं जुटा रहता, वो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से दोनों सब यूनिट बेटा आपस में कंबाइंड करते हैं। एनसीईआरटी कहेगा राइबोसोमल सब यूनिट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। और बेटा रेस्पिरेशन में जहां भी काइनेज वर्ड आ जाएगा, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज, सब जब जहां बेटा काइनेज वर्ड आएगा, जहां बेटा काइनेज वर्ड आएगा, दो चीज याद रखिएगा। काइनेज एक तो एटीपी तोड़ने का काम करेगा, ग्लूकोकाइन हेक्सोकाइनेज एटीपी टूटता, या तो एटीपी टूटेगा या तो एटीपी बनने की काम करेगा काइनेज। और इस काइनेज को एक्टिव करने के लिए जो एंजाइम है वहां मैग्नीशियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, Mg+2। इसलिए रेस्पिरेशन में मैग्नीशियम। इसके अलावा डीएनए के सिंथेसिस बेटा, डीएनए जब बनता है ना, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन में मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बेटा धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं याद होगा मुझे मालूम है, एक दिन में याद नहीं होगा। अ क्रिटिकल कंसंट्रेशन, सना यास्मीन 1 मिनट, सना ये बताओ रात में कितने रोटी खाते हो? बोले सर 3 रोटी, तो 3 रोटी क्रिटिकल कंसंट्रेशन होगी।
अगर 3 रोटी से कम खाओगे तो बेटा तुम्हारी कमजोरी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, और 3 से ज्यादा खाओगे तो बेटा मोटे हो जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो बेटा टॉक्सिसिटी होगी। क्रिटिकल कंसंट्रेशन कितने रेंज में चाहिए फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, तुम्हारे नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए, हाँ कितना बेटा चाहिए, 600 नंबर कट ऑफ है, यही बेटा क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, नीचे आ गया फेल। हाँ टॉक्सिसिटी नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं कि 600 से ज्यादा लेते हैं तो टॉक्सिसिटी नहीं, एग्जाम्पल को इग्नोर करो। कितने रेंज की आपको बच्चा मिनरल की कंसंट्रेशन चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ज्यादा दोगे टॉक्सिसिटी, कम दोगे डिफिशियंसी, हो गया। मिनरल एब्जॉर्प्शन थ्योरी बेटा अभी नहीं है, लेकिन मैं अलग से बता दूंगा, अलग से बता दूंगा। और किसी को इस चैप्टर में दिक्कत? एब्जॉर्प्शन एक बचा है तो एक लाइन में मैं बता ही देता हूं यार, एक लाइन में बता देता हूं, ऐसे मैं एब्जॉर्प्शन बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक क्लास में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिनरल एब्जॉर्प्शन के तरीके बेटा, एक सेल ले लीजिए, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनिएगा, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन है, और ये बच्चा न्यूक्लियस है, और ये बेटा डॉट साइटोप्लाज्म है, और ये बच्चा सेल वॉल है, ये सेल वॉल है रेड वाला। तो कोई आइसोलेटेड सेल ले लीजिए, या बेटा एनसीईआरटी कहता है बेटा टिश्यू ले लीजिए, तो हम इतना टिश्यू इश्यू के चक्कर में काहे पड़े, हमने एक सेल ले लिया और देखते बेटा एब्जॉर्ब कैसे होगा। एनसीईआरटी बोलता है 2 फेज, पहले फेज में जो मिनरल्स है यानी केटायन एनायन जो भी होंगे, केटायन एनायन जो भी होंगे, वो साइटोप्लाज्म में इंटर नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, पहले प्लांट लेगा तो बेटा साइटोप्लाज्म में इंटर नहीं करेगा, इट इज द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज वो कोई साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं है बेटा, ये क्या है सेल वॉल है, प्लस माइनस मिनरल केटायन एनायन दिख रहा है ना, वो कहां है बेटा, साइटोप्लाज्म के से दूर है, नाम एपोप्लास्ट, एपो का मतलब अवे, प्लास्ट का मतलब साइटोप्लाज्म, दूर है, फास्ट चलेगा, ये फास्ट होगा, और कोई एटीपी नहीं चाहिए, यानी कि बेटा कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं, इट इज द एपोप्लास्ट, फास्ट होगा, भाग रहा। अब बच्चा सेल के अंदर भी तो आना है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कीजिए और बेटा साइटोप्लाज्म में आ जाइए, मेम्ब्रेन को क्रॉस कीजिए और बेटा साइटोप्लाज्म में आ जाइए। अब सेकेंड फेज में मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आना है, साइटोप्लाज्म से जुड़ना है, तो ये बेटा सेकेंड फेज एनसीईआरटी में कहता है सिम्प्लास्ट। सिम का मतलब टुगेदर, प्लास्ट का मतलब साइटोप्लाज्म, एपो मतलब अवे, प्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म, अवे फ्रॉम साइटोप्लाज्म, बाहर 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 बाहर, ये। अब बेटा अंदर 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 चलो, अंदर में साइटोप्लाज्म में चलना है, तो ये बेटा स्लो होगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, और एटीपी इसके लिए बेटा चाहिए, एटीपी यानी कि एक्टिव प्रोसेस है, यहां एपोप्लास्ट पैसिव था। तो बोलेंगे सर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है सर, फ्री में हो जाएगा क्या? एकदम नहीं हो, दे रिक्वायर्ड द कैरियर प्रोटीन, दे रिक्वायर्ड द कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन से बेटा आपको बोला है कोई भी मिनरल केटायन एनायन को मेम्ब्रेन नहीं क्रॉस करने देता, दे रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन। बोले सर बाहर में मिनरल ज्यादा है सर, बाहर में देखिए ना सर 3 है, 4 केटायन, अंदर में एक ही है सर, नहीं जाने देगा, ज्यादा से कम, जो बेटा जो, उसके लिए एक यूज करना है बच्चा, इसके लिए आप यूज करोगे पोरिन्स, पोरिन बड़े साइज के प्रोटीन होंगे, उससे क्रॉस कर जाना, क्रॉस कर जाना, एनर्जी नहीं खर्च होगा। तो सिम्प्लास्ट में बेटा 2 तरीके, एक में एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, ज्यादा से कम जा रहा है, पैसिव हो गया पोरिन के थ्रू। लेकिन सर यहां देखिए ना सर, यहां पर माइनस चार्ज ना 2 है, और यहां सर देखिए ना सर कितने सारे हैं, कितने सारे हैं, नहीं जाएगा, एकदम जाएगा। इसके लिए बेटा अगेंस्ट कंसंट्रेशन जानना है बच्चा, तो पंप यूज कीजिएगा, पंप। एक चीज में क्लियर कर दो, जहां भी बेटा पूरे बायो में पंप वंप यूज हुआ, प्रोटॉन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, जहां बेटा पंप वर्ड आया वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करेगा, और वो एटीपी खर्च करके काम करेगा। जहां भी पंप आया, प्रोटॉन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, वो बेटा फ्री में काम नहीं करेगा, एटीपी को खर्च करके काम करेगा। तो जो सिम्प्लास्ट है उसके अंदर 2 तरीके, ज्यादा से कम जाना है, चलो बेटा
चले जाओ, फ्री में जाओ। किससे जाना बेटा? पोरीन है लार्ज साइज के, चले जाना। लेकिन कम से ज्यादा जाना है, कुछ मिनरल्स आ गए बेटा, बोले हम बाहर में कम है अंदर में ज्यादा है, तो बेटा जो फ्री में नहीं जाएंगे, पंप, तो ये बेटा हो जाएगा एक्टिव, हो गया। तो एब्जॉर्प्शन के बेटा दो फेज, तो मैं ऐसे ट्रांसपोर्ट में बहुत डिटेल से फेज को बता दूंगा। चलो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं बेटा, समझ में आ गया सभी को? जहां भी बच्चा पंप आएगा वर्ड, वो एटीपी खर्च कर, एक्वापोरिन नो एटीपी, नो एटीपी पैसिव है। जहां भी पोरीन्स ये सब आए तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार बेटा फटाफट बता दो, फास्ट फास्ट तो नहीं होगा ना, मेरे में से स्लो ही होगा। चलो ठीक है, तो मैं 5 क्वेश्चन पूछ लेता हूं फटाफट। अच्छा, ऐसा कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है जो प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है? मतलब अरे ये आयरन के बारे में बोला था ना, पहले के साइंटिस्ट उसने मैक्रो में रखा था, अब के साइंटिस्ट ने माइक्रो में रखा, ठीक है। हाँ तो आइए, यही तो मैंने बताया था, आयरन को पुराने साइंटिस्ट ने रखा था किसे? मैग्नीशियम। नहीं नहीं, मैंने जहां तक पढ़ा ऐसा तो नहीं है, मैग्नीशियम आयरन में थोड़ा कंफ्यूजन था। चलो ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन बता दो, चलो फटाफट ये बताओ बच्चा, एट द फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया विल कन्वर्ट इन द अमोनियम आयन, अमोनियम आयन इज टॉक्सिक, तो इस अमोनियम आयन का प्लांट के अंदर क्या यूज है? इस दोनों का नाम बताइए। चलो मैं देखूंगा, मुझे भेज देना। चलो फटाफट बताओ। जो बेटा अमोनियम आयन प्लांट के अंदर टॉक्सिक है, आप उसे स्टोर तो कर नहीं सकते, तो बेटा दो काम मैंने बताया है, दो काम बताया है, या तो बेटा फ्रिज में रख दो आइसक्रीम, या तो बेटा खा लो, तीसरा बेटा घर में रखोगे पिघल जाएगा। तो ए स्टोर कर लेंगे, ए अमोनियम आयन को स्टोर कैसे कर सकते हो? अमोनियम आयन को आप बेटा या तो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करो, अगर एमाइनो एसिड ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट में है तो बेटा एमाइड के फॉर्मेशन में यूज कर लेना। चलिए एमाइनो एसिड बनाने के दो तरीके कौन कौन से? एमाइनो एसिड बनाने के दो तरीके कौन कौन से? एमाइनो एसिड बनाने के बेटा दो तरीके कौन कौन से हैं? आंसर बेटा हाँ, पहले रिडक्टिव एमिनेशन, और रिडक्टिव एमिनेशन से मेनली बेटा ग्लूटामिक एसिड बनेगा, याद रखिएगा। मेनली कौन बनेगा? मैं, ग्लूटामिक एसिड। अब मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, देखो ना, सिंपल कहानी बता रहा। मैंने बेटा एलिमेंट्री बायो पढ़ा और मैं बन गया बेटा ग्लूटामिक एसिड। अब तुम लोग जो छोटे छोटे या बच्चे दिख रहे हो, सबको मैं ज्ञान बांट रहा हूं, सबको बेटा अपना नीट में 550, 600, 700 नंबर लेकर के आओगे। तो मैं रिडक्टिव एमिनेशन से पहले पकड़ लिया ज्ञान को, अब ज्ञान बेटा तुम्हें बांट रहा हूं, इसे कहते हैं ट्रांस एमिनेशन। अरे सर को तो आता ही नहीं कुछ, हम ही लोग को ज्ञान ही बहुत ज्यादा है, हम ही लोग को दे दीजिए, तो ले बेटा तुम ही लोग एमाइड बना लो, तुम ही लोग बेटा एमाइड बना लो, डायरेक्टली बेटा ज्ञान ले लो, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो मेरे में से यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो ये बताओ, एक चीज मैंने नहीं बताया, सोयाबीन प्लांट के अंदर में, हाँ ये बेटा सुन लो, बाद में क्वेश्चन बनाओगे मुझे बोलोगे सर बताया नहीं था। सोयाबीन प्लांट के अंदर में एक नया तरीका होता है, वहां बच्चा अमोनियम आयन को पकड़ने के लिए होता है यूरिया, यूरिया बेटा पकड़ता है अमोनियम आयन को। और जहां तक यूरिया का फार्मूला मुझे जहां तक मालूम है बेटा, बचपन में मैंने पढ़ा था, NH2CO NH2, ठीक है, ये अमोनियम आयन को पकड़ लेगा और ये बन जाएगा बेटा यूरियाइड्स। तो कितने कार्बन? एक कार्बन, और नाइट्रोजन बेटा हो जाएंगे 3। सोयाबीन प्लांट में ऐसा देखा जाता है, जो अमोनियम आयन को ट्रैप करने वाला एमाइड नहीं होते, एमाइनो एसिड नहीं होते, रिडक्टिव एमिनेशन नहीं, वहां पर कौन होता है बेटा? यूरिया होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, प्लांट अगर बेटा यूरिया ले लिया, तुमने क्या डाला बेटा? यूरिया। किसान क्या डालता है? यूरिया। तो प्लांट यूरिया को तोड़ेगा कैसे? एक एंजाइम होता है बेटा यूरियेज, और इस यूरियेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है बेटा निकेल। निकेल का काम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आप लिख लीजिए अपने एनसीईआरटी में, यूरियेज यूरिया को तोड़ने में यूज करता है प्लांट, उसे एक्टिवेट करने में निकेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि रिसेंटली एडेड एलिमेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, अब याद कर लीजिएगा।
ठीक है, तो मेरे में से कोई इशू नहीं है, बाकी बच्चे को इतना तो आता होगा। तो चलो बेटा इस चैप्टर में अब थोड़ा बहुत बचा है बच्चों वाला, थोड़ा सा कहानी पढ़ लेना, थोड़ी सी हाइड्रोपोनिक्स मैं नहीं बता रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक्स सब पढ़ लेना। जूलियस वॉन सैक ने किया था, लेट्यूस बनाया था, कुकम्बर बनाया था, ये सब बेटा थोड़ा पढ़िए। तो अगले क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, पहले बोल दो भाई। अगले क्लास में क्या पढ़ना है? रिस्पिरेशन, मेरा तो फेवरेट है भाई रिस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस विल टेक सम टाइम। ट्रांसपोर्ट आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, टेंशन मत। ट्रांसपोर्ट में बेटा मैं भी बोर हो जाता हूँ, इतना लंबा चलता है ना, 2 दिन तो प्लांट वाटर रिलेशन बताने में निकल जाता है। पहले रिस्पिरेशन कर लेते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, या मॉर्फो ऑर्फो करा दो दूसरा चैप्टर भी। तो चलो पहले आराम से हम लोग इस 1-1.5 महीना प्लांट फिजियोलॉजी पे काम करते हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग कर लेते हैं रिस्पिरेशन, थोड़ा मेरा फेवरेट भी है और छोटा भी है। फिर हम लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब मुश्किल से 2 क्लास लगेगा, 3 क्लास में खत्म कर दूंगा। अब वीडियोस का देखते हैं, मैं तो अपना डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, ठीक है, मैं अपना डाल दूंगा। और बच्चों लोग बाकी कुछ कुछ अपने से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन बायो अभी मत पढ़ो। जिनका बायो अच्छा है वो बेटा ज्यादा दिमाग मत लगाइए, और जिनका थोड़ा बायो अभी भी वीक है, तो मैंने आज एक बहुत सुपर लगता है, आज मैंने अपना बेस्ट एक लेक्चर बनाया है पेडिग्री एनालिसिस का। मुझे बनाने में मजा आ गया, एकदम बेटा क्लियर, एकदम मक्खन वाला कॉन्सेप्ट दिया है। लाइफ में कभी भी पेडिग्री का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ऐसे तुम लोगों को बहुत बार बताया है, लेकिन मैंने आज बनाया है और पता नहीं कैसे अच्छा बन गया। तो मैं अभी अपलोड करूंगा उसे, बहुत अच्छा सा बना है, ठीक है। नहीं, पहले वाला पेडिग्री तो अलग था, आज मैंने एक पेडिग्री का एक और बनाया है। चलो ठीक है, फिर हम लोग लीव करते हैं, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो बातें करते हैं। चलो बाय बाय।